हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो इसमें हम वाइल्ड एनिमल्स जो भी पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, जिनको हम नेटिव फौना कह रहे हैं। नेटिव मतलब वहीं पे पाई जाने वाली मूल जो आपके एनिमल्स हैं, उनको हम वाइल्ड लाइफ में कंसिडर करते हैं। और वाइल्ड लाइफ में ना सिर्फ फौनाज आते हैं, फ्लोराज भी आते हैं। लेकिन जब हम वाइल्ड एनिमल्स की बात करते हैं तो तब नेटिव फौना को हम वाइल्ड लाइफ कहेंगे। ओके, तो वैसे हम देखें तो कलेक्टिवली वाइल्ड एनिमल प्लस वाइल्ड प्लांट्स कॉल्ड एज वाइल्ड लाइफ। ओके, वाइल्ड लाइफ को हम ट्रेडिशनल डेफिनेशन देखें अगर, तो वो सारे जो जानवर हम पाल नहीं सकते हैं, जिनको हम अपने घरों में नहीं पाल सकते हैं, वो सारे जानवर जो पालतू नहीं हैं और किसी पर्टिकुलर एरिया, वाइल्डरनेस एरिया में रहते हैं, जंगली एरिया में रहते हैं, उनको हम वाइल्ड लाइफ कहेंगे। इसमें सारे के सारे एनिमल्स तो आते ही हैं, साथ साथ में प्लांट्स, फंजाई और दूसरे भी अदर एनिमल्स, ऑर्गेनिज्म, जीव जो हैं वो आएंगे। और यहाँ पे वाइल्ड लाइफ की बात करें तो ये किसी भी इकोसिस्टम में पाए जा सकते हैं, जैसे डेजर्ट हो गए, फॉरेस्ट हो गए, रेन फॉरेस्ट हो गए, प्लेन्स, ग्रासलैंड्स और कोई अदर एरियाज। और स्पेसिफिकली हम देखें, जब से वाइल्ड लाइफ का हैबिटेट का लॉस होता दिखाई दे रहा है, तब से काफी सारी वाइल्ड लाइफ अर्बन साइट्स में भी नजर आती हैं, तो उनको भी हम कंसिडर करते हैं वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें तो ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनैक्ट किया गया था 9 सितंबर 1972 में। और यहाँ पे इस एक्ट के अकॉर्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ ऑल द वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स आर देयर। यहाँ पे ये एक्ट जो है सारे भारत में लागू होता है। लेकिन अगर हम देखें आर्टिकल 370 के अबॉलिश होने से पहले ये जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं होता था। एट प्रेजेंट ये ऑल ओवर द इंडिया लागू होता है। और इसमें आते हैं 6 शेड्यूल्स, और जिनके की अपनी अपनी महत्व है, तो उनको हम समझते हैं। शेड्यूल 1 और 2 की बात करें तो इसमें एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन आती है रिलेटेड टू ऑल द वाइल्ड लाइफ्स। और इसमें जो भी ऑफेंसेस के लिए पेनाल्टीज लगती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा पेनाल्टी इसमें लगती हैं। जबकि शेड्यूल 3 और 4 में भी हम प्रोटेक्शन ऑफ स्पीसीज की बात करते हैं, लेकिन इसकी जो पेनाल्टीज होती हैं वो काफ़ी कम होती हैं इन कंपैरिजन ऑफ शेड्यूल 1 एंड 2। शेड्यूल 5 की बात करें तो इसमें एनिमल्स जिनका कि शिकार किया जाता है, उससे रिलेटेड सर्टेन आर्टिकल्स इसमें आते हैं। नेक्स्ट शेड्यूल 6 की बात करें तो इसमें जो भी स्पेसिफाइड एंडेमिक प्लांट्स हैं, उनके कल्टीवेशन और प्लांटिंग के लिए प्रोहिबिशन फॉलो किया जाता है, और मनाही होती है स्पेसिफिक एंडेमिक प्लांट के कल्टीवेशन और प्लांटिंग के लिए बेसिकली। और यहाँ पे जो भी इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ हैं, उनको राइट होता है कि वो जो भी पर्टिकुलर ऑफेंडर है जिसने इन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया है, उनके अगेंस्ट सर्टेन काइंड ऑफ फाइन्स या फिर कोई भी इम्प्रिजनमेंट है वो लागू करे। नेक्स्ट यहाँ पे अभी हम देखें तो डेथ ऑफ टाइगर्स के रिलेशन में 16 कन्विक्शंस अभी तक 2010 अप्रैल तक हो चुके हैं। कन्विक्शंस मतलब कि दोष सिद्धि, अगर कोई पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व्स में जाता है और टाइगर्स को नुकसान पहुंचाता है, तो उससे रिलेटेड 16 कन्विक्शंस, दो सिद्धियां अभी तक 2010 तक हो चुकी हैं। नेक्स्ट कुछ डेफिनेशंस आती हैं जो इस एक्ट के अंडर आती हैं, और इसके सेक्शन 2 में ये डेफिनेशंस आती हैं। तो इसमें सबसे पहले एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म होंगे जो एम्फीबियंस, बर्ड्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स और उनके यंग वंस, और साथ में उनके अंडे, जैसे बर्ड्स और रेप्टाइल्स के अंडों की बात करें तो वो सब के सब आएंगे एनिमल की कैटेगरी में। एनिमल आर्टिकल की बात करें तो ये एक ऐसा आर्टिकल होगा, रिटन डॉक्यूमेंटेड वर्जन होगा, जिसमें कि जो भी बंदी जानवर हैं, जिनको बांध लिया गया है, पकड़ लिया गया है फॉर देयर कंजर्वेशन, या फिर जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनके रिलेटेड सर्टेन आर्टिकल्स का मेंशन होता है। हंटिंग की बात करें तो यहाँ पे शिकार करना, मारना, जहर देना या फिर पकड़ना, या फिर किसी भी तरीके से शारीरिक नुकसान पहुंचाना किसी एनिमल, बर्ड या रेप्टाइल को, और या फिर उनके अंडों को नुकसान पहुंचाना, उनके अंडों को फोड़ना, या फिर उनके नेस्ट को तबाह कर देना, या फिर उनके हैबिटेट को लॉस कर देना, वो सारा का सारा हंटिंग की कैटेगरी में आता है अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट।
नेक्स्ट है ट्रॉफी। ट्रॉफी की बात करें हम तो ये जो भी एक जानवर है, जंगली जानवर है, अगर हम उसके बॉडी पार्ट्स को, उसके बॉडी पार्ट को प्रिजर्व कर लेते हैं अपने किसी भी बेनिफिट गेन करने के लिए, तो उसे हम ट्रॉफी कहेंगे। जैसे कि किसी भी जानवर के चमड़ी या फिर इस लेदर जो है उसका इस्तेमाल करना फॉर ओन बेनिफिट, उसे हम ट्रॉफी कहेंगे। तो जो भी जानवर जिनसे हम प्रिजर्व रिमेन्स ले सकते हैं, स्पेसिफिकली जो भी उनका स्किन है उसे अगर हम ले सकते हैं तो उसे हम ट्रॉफी में रखेंगे। वहीं अनक्योर्ड ट्रॉफी वो हुआ जिसमें कि हम किसी भी एनिमल के पार्ट्स को या फिर पूरे के पूरे एनिमल को हम अपने यूज के लिए ले आए, तो वो सारे के सारे अनक्योर्ड ट्रॉफी में आएंगे, जो कि टैक्सोडर्मी, जिनकी टैक्सिडर्मी हम नहीं कर सकते हैं। टैक्सिडर्मी मतलब हम जिससे कि चमड़ा नहीं निकाल सकते हैं, वो सारे के सारे जानवर अनक्योर्ड ट्रॉफी में आएंगे, या उनके बॉडी पार्ट्स अनक्योर्ड ट्रॉफी में आएंगे। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ। ये ऐसे एनिमल्स, बीज, बटरफ्लाइज, क्रस्टेशियंस, फिश, मॉथ्स और एक्वाटिक या लैंड वेजिटेशंस होती हैं जो पर्टिकुलर हैबिटेट में पाई जाती हैं, उन्हें हम वाइल्ड लाइफ कहेंगे। नेक्स्ट है टैक्सिडर्मी। टैक्सिडर्मी में आता है क्योरिंग, प्रिपरेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रॉफीज। ओके, तो जो भी ट्रॉफीज हैं, जो इससे पहले भी हमने ट्रॉफी मेंशन किया था, तो वहाँ पे टैक्सिडर्मी में चमड़ा उद्योग समझ लीजिए आप, चमड़ा बनाने की प्रक्रिया। तो इसके लिए स्पेसिफिक परमिशंस ली जाती हैं जिनको हम लेटर फेज में मेंशन करेंगे रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये टैक्सिडर्मी में आती है क्योरिंग करना, प्रिपरेशन करना या प्रिजर्व करना किसी भी जानवर के से निकले हुए बॉडी पार्ट्स को, स्पेसिफिकली हम देखें तो उनके चमड़ी को या फिर लेदर को। तो यहाँ पे आते हैं इसमें टैक्सिडर्मी में वो सारी ट्रॉफीज आती हैं जैसे कि रग्स हो गए या स्किन हो गया या स्पेसिमेन का कोई भी अदर बॉडी पार्ट टैक्सिडर्मी में आ सकता है। तो पूरा का पूरा स्किन अगर निकाल लें तो वो टैक्सिडर्मी में आता है। नेक्स्ट हो गया जैसे एंटलर के हॉर्न्स हो गए या राइनोसेरस के हॉर्न हो गए, फेदर, नेल, टूथ, मस्क हो गया, एग्स और नेस्ट, ये सब भी टैक्सिडर्मी में इंक्लूड होते हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ट्रॉफीज। नेक्स्ट है वर्मिन, एक टर्म आता है। वर्मिन मतलब जिस जो भी एनिमल स्पेसिफाइड होते हैं शेड्यूल 5 में, उनको हम वर्मिन कहते हैं। वर्मिन की अगर हम वैसी डेफिनेशन देखें, नॉर्मल डेफिनेशन इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम समझे तो वर्मिन वो सारे पेस्ट होते हैं, कीट होते हैं या फिर न्यूसेंस एनिमल्स होते हैं जो किसी तरीके से उत्पात मचाते हैं या तबाह कर देते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया को, वो जो डिजीज कॉज करते हैं, जैसे क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं या लाइव स्टॉक जो भी एनिमल्स है उनको नुकसान पहुंचाते हैं, तो उन्हें हम कलेक्टिवली वर्मिन कहते हैं, भले ही वो वाइल्ड क्यों ना हो। ओके, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्ट की बात करें हम तो इस एक्ट के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो है प्रोहिबिशन ऑन हंटिंग, जो भी जानवर हैं वो वाइल्ड एनिमल, बर्ड और प्लांट्स, उनकी शिकार नहीं कर सकते हैं। दूसरा, सेटलमेंट या सेटिंग अप एंड मैनेजमेंट ऑफ नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, हमें कंजर्वेशन के लिए स्पेसिफिक नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाने होते हैं ताकि हम उनके एनिमल्स को कंजर्व और मैनेज कर सकें, उनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वाइल्ड लाइफ को उसको। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स, भी इसी एक्ट के अंतर्गत आता है। तो ट्रेड, जैसे कि अभी हमने टैक्सिडर्मी की बात की, तो जो भी वाइल्ड लाइफ है या उनसे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे स्किन, टूथ, एग्स और बहुत सारे प्रोडक्ट्स, उन सब का कंट्रोल करना, उनको नियमित करना और उनसे जो भी मुनाफा है उसके बारे में या फिर उनका ट्रेडिंग जो भी है उससे रिलेटेड जो भी मैटर है वो भी आपके इसी एक्ट के अंतर्गत आता है। तो ये तीन मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, पहला प्रोहिबिशन ऑन हंटिंग, दूसरा सेटिंग अप एंड मैनेजमेंट, तीसरा कंट्रोल ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस एक्ट के, तो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं मेनली तीन ऑब्जेक्टिव्स में है कि कोई भी जो शिकार है उससे संबंधित जो भी कार्यवाही हो रही है पर्टिकुलर एरिया में उनको कंप्लीटली मना करना। तो ये प्रोहिबिशन ऑन हंटिंग ऑफ स्पेसिफिक वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स। दूसरा है जो भी नेशनल पार्क्स है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं या फिर बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, उनको सेटअप करना और उनका रख रखाव का ध्यान रखना, बेसिकली फॉर कंजर्वेशन ऑफ ऑल द वाइल्ड लाइफ।
तीसरा है कंट्रोल ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। तो जो भी वाइल्ड एनिमल्स हैं या फिर वाइल्ड लाइफ है या फिर उनसे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि स्किन हो गया, सर्टेन सीड्स, हर्ब्स हो गई, टीथ हो गए, एग्स हो गए, ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उन सब के ट्रेड और कॉमर्स को कंट्रोल करना, उनको नियमित करना, उनको नियंत्रित करना। नेक्स्ट है अथॉरिटीज अपॉइंटेड अंडर द एक्ट। तो यहाँ पे दो लेवल पे अथॉरिटीज को अपॉइंट किया जाता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा एक डायरेक्टर जो कि वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन के लिए काम करेगा। उनके नीचे आएंगे असिस्टेंट डायरेक्टर्स जो 2 3 या उससे ज्यादा हो सकते हैं, और ये भी वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन में काम करेंगे। और उनके नीचे आते हैं अदर ऑफिसर्स, और उनके नीचे आते हैं कुछ और एम्प्लॉयज अगर जरूरत पड़े तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं इस एक्ट के अंतर्गत सर्टेन अथॉरिटीज। नेक्स्ट आते हैं स्टेट गवर्नमेंट जो अपॉइंट कर सकती है। तो स्टेट गवर्नमेंट को इस एक्ट के अकॉर्डिंग स्टेट का एक चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को अपॉइंट करना होता है, और इनके अंडर आते हैं 3 या उससे ज्यादा वाइल्ड लाइफ वार्डन्स। और यहाँ पे वाइल्ड लाइफ वार्डन्स जो है वो पर्टिकुलर जो भी वाइल्ड लाइफ है उनके रख रखाव का ध्यान रखते हैं, और उनसे संबंधित जो भी प्रोविजंस हैं उनको फॉलो अप करते रहते हैं। नेक्स्ट है इनके वाइल्ड लाइफ वार्डन्स के अंडर आते हैं दूसरे ऑफिसर्स, या फिर उनके अंडर आते हैं कुछ और एम्प्लॉयज अगर जरूरत पड़े तो ये बेसिकली स्टेट और गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट किए गए इंडिविजुअल्स होते हैं। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड। यहाँ पे एक एडवाइजरी बोर्ड होता है वाइल्ड लाइफ के को कंजर्व करने के लिए या फिर उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, जो कि स्टेट गवर्नमेंट या फिर जो भी यूनियन टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनके द्वारा संगठित किया जाता है। तो ये आते हैं आपके इसमें आते हैं पर्टिकुलर एरिया को डिक्लेयर करना एज अ सैंक्चुरी, नेशनल पार्क या फिर क्लोज्ड एरिया की फॉर्म में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। दूसरा आता है एक पर्टिकुलर पॉलिसी निकालना फॉर प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। तीसरा आता है कि जो भी शेड्यूल चल रहा है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना, अगर लगे कि ये शेड्यूल में कुछ गड़बड़ी है तो उसे अमेंड करना, उसे चेंज कर सकते हैं, उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हार्मोनाइज करना, जो भी आपके वाइल्ड एरिया में रहने वाले ट्राइबल हैं, ट्राइब्स हैं, जनजातियां हैं, या फिर जो भी कोई और उस पर्टिकुलर क्षेत्र में रहता है इंडिविजुअल्स, ह्यूमन बीइंग्स, उन सब की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना, उनके से रिलेटेड जो भी परेशानियां हैं उन्हें या फिर उनसे परेशानी है किसी वाइल्ड लाइफ को तो उनको सॉर्ट आउट करना, हार्मोनी क्रिएट करना बिटवीन द ट्राइबल्स या डुएलर्स एंड बिटवीन द वाइल्ड लाइफ। ओके, नेक्स्ट आता है कि जो भी दूसरे अदर मैटर्स हैं रिलेटेड टू द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, वो सारे के सारे फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही इस वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड के तहत नियमित किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, जो कि सेक्शन 9 के अंतर्गत आता है। तो ये प्रोहिबिटेड होता है, इसको बिल्कुल भी हंटिंग अलाउड नहीं होती है वाइल्ड एरियाज में। इन सम केसेस अलाउड होती है, तो कैसे होती है ये हम समझेंगे। तो ये इसमें आता है हंटिंग की, अगर कोई शिकार करना चाहता है या शिकार करने की इच्छा से पर्टिकुलर क्षेत्र में जाता है प्रोटेक्टेड एरिया में, तो उनको सर्टेन काइंड ऑफ जो भी उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं अगर उनको फॉलो नहीं करता है वाइल्ड एरिया के, तो उनको सर्टेन काइंड ऑफ पनिशमेंट या फिर इम्प्रिजनमेंट या फिर फाइन्स जो है वो देने पड़ते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो शेड्यूल 1 2 3 4 हंटिंग ऑफ एनिमल्स को सख्त मना करती है, प्रोहिबिटेड करती है। और इसमें पर्टिकुलर एरिया में अगर ह्यूमन लाइफ को कोई खतरा ना हो या फिर कोई पर्टिकुलर अदर लाइफ को या उनकी पॉपुलेशन को कोई खतरा ना हो, तब तक हंटिंग अलाउड नहीं होती है प्रोटेक्टेड एरिया में वाइल्ड लाइफ की। वहीं पे हम देखें अगर किसी इंडिविजुअल जो भी वाइल्ड लाइफ है उसके शारीरिक कुछ उसका शोषण हो गया है या फिर उसको कोई डिजीज है या फिर बहुत घाव हो गया है, तो तब भी हम कई केसेस में वाइल्ड लाइफ को किल करने की परमिशन वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत दी जाती है। तो दीज आर द सर्टेन परमिशंस रिलेटेड टू हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स।
नेक्स्ट है ग्रांट ऑफ परमिट फॉर स्पेशल पर्पसेस। हमें पर्टिकुलर वाइल्ड एरिया में जाने की अनुमति लेनी पड़ती है। एक पर्टिकुलर सैंक्चुरी, बायोस्फीयर रिजर्व या फिर आपका नेशनल पार्क्स हो गए, तो इनमें जाने के लिए स्पेसिफिक अनुमति लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है। और वो तभी मिलती है अगर आपको एजुकेशन के लिए जाना है, या फिर साइंटिफिक रिसर्च या साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए जाना है उस एरिया में, या फिर कोई स्पेसिफिक स्पेसिमेन को कलेक्ट करना है जू से, म्यूजियम से, या फिर कोई इसी टाइप के इंस्टीट्यूशन से, या फिर आपको कोई भी ऐसा कलेक्शन करना है जैसे कि स्नेक वेनोम को लेना है, सांप का जहर लेना है, ताकि आप उस सांप के जहर से लाइफ सेविंग ड्रग बना सकें, एंटी वेनोम बना सकें, तो उसके लिए परमिशन मिल सकती है इन एरियाज में जाने के लिए। और वाइल्ड एनिमल से छेड़छाड़ करने के लिए तब परमिशन मिलती है। तो ये जो आप इस तरीके की जो छेड़छाड़ कर रहे हैं, आप अगर स्टडी रिलेटेड मटेरियल के लिए कर रहे हैं, या फिर किसी लाइफ सेविंग पर्पज के लिए कर रहे हैं, तो ही अनुमति मिलती है, वरना नहीं मिलती है। और नेक्स्ट आता है इसमें प्रोटेक्शन ऑफ स्पेसिफाइड प्लांट्स। इसमें कोई भी पर्सन को परमिशन नहीं मिलती है कि अगर वो अपनी इच्छा से कोई भी वाइल्ड प्लांट है या फिर स्पेसिफिक प्लांट है किसी फॉरेस्ट लैंड में लगा हुआ, तो उसे उखाड़ ले या फिर उठा ले या फिर उनको नुकसान पहुंचाए या फिर कलेक्ट करके अपने घर ले आए, ऐसा कोई भी वो अपनी इच्छा को पूरी नहीं कर सकता है एक इंडिविजुअल। वहीं दूसरा कि अगर वो वहां से ले आया और साथ साथ में उसे बेच रहा है और उससे बेनिफिट गेन कर रहा है और कहीं और उसे ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ये भी परमिशन अलाउड नहीं होती है पर्टिकुलर स्पेसिफाइड प्लांट्स के पर्पस में। और यहाँ पे हम देखें जो भी आपके शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उनको कुछ विशेष अनुमति इस पर्टिकुलर एरिया से, जो भी वाइल्ड एरियाज हैं उनसे स्पेसिफिक प्लांट की इस तरीके से पिकिंग या अपरूटिंग अलाउड होती है। फिर भी क्यों? क्योंकि वो अपने जो भी एनिमल्स हैं उनको फूड या फिर फॉडर के लिए एरिया से कलेक्शन लेते हैं। वहीं हम देखें तो ऐसा नहीं कि वो अपने वो सिर्फ बफर जोन तक ही सीमित रहते हैं, कोर जोन पे वो जाके अपना ये सारी एक्टिविटीज को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ स्पेसिफाइड प्लांट्स में, यहाँ पे हम देखें तो अगेन वही एजुकेशन, साइंटिफिक रिसर्च और हर्बेरियम बनाने के लिए ही यहाँ पे परमिशन अलाउड होती है। और स्पेसिफिक कल्टीवेशन करना हमें प्लांट का, स्पेसिफाइड प्लांट का, तो उसके लिए हमें लाइसेंस लेना पड़ता है पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो जिसके भी अंडर में वो एरिया आता है प्रोटेक्टेड एरिया, उनसे ही हमें ये लाइसेंस लेना होता है। नेक्स्ट है ट्रेड और कॉमर्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। ये आता है, इसमें ओनरशिप आती है, पर्टिकुलर एरिया की ओनरशिप ले सकते हैं आप, और ये आती है सेक्शन 40 और 42 के अंतर्गत इस एक्ट के। तो इसमें हमें अगर आप चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर प्लांट या वाइल्ड एनिमल का ट्रेड या कोई भी उससे फायदा लेना चाहते हैं, तो उसके लिए इस सेक्शन के तहत आपको लाइसेंस लेना होता है, और ये एक ट्रेडिंग लाइसेंस के फॉर्म में मिलता है। लेकिन उसके अलावा देखें तो यहाँ पे किसी भी पर्सन को कोई भी परमिशन अलाउड नहीं होती है रिगार्डिंग कॉमर्स या टू कैरी द बिजनेस, लाइक मैन्युफैक्चरिंग कर सके इस एरिया में, या फिर डीलर बन सके, या फिर टैक्सीडर्मिस्ट बन सके। स्पेसिफिकली चमड़ा उद्योगी बनना है आपको, आप इस एरिया से एनिमल्स को उठा उठा के ले जा रहे हैं, तो परमिशन अलाउड नहीं होगी। और यहाँ पे शेड्यूल्ड एनिमल्स और साथ साथ में एनिमल आर्टिकल्स या फिर ट्रॉफीज या फिर कैप्टिव एनिमल्स से रिलेटेड कोई भी मैन्युफैक्चरिंग, डीलरशिप और टैक्सीडर्मी अलाउड नहीं होती है। नेक्स्ट हम देखें, अगर कोई मीट पर्पज से भी यहाँ पे कोई एनिमल का ट्रेड करना चाहता है खाने के लिए विशेष तौर पे, तो वो तभी भी यहाँ पे कोई परमिशन अलाउड नहीं होगी फॉर वाइल्ड एनिमल प्रोटेक्शन। नेक्स्ट है पेनल्टीज। पेनल्टीज आती है सेक्शन 51 में, और पेनल्टीज में आता है वो सारे के सारे इन्फोर्सिंग एजेंसीज, जैसे कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पुलिस, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, कस्टम्स और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये ही जो है पेनल्टीज लगाते हैं अंडर सेक्शन 51 ऑफ द एक्ट। और इसमें सर्टेन काइंड ऑफ चार्जशीट्स बनाई जाती हैं जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा बनाई जाएंगी।
पेनाल्टीज की बात करें तो यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, जेल हो सकती है एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को, अगर वो अबॉलिश करता है इस एक्ट के अंतर्गत आने वाले शेड्यूल्स को। और ये इम्प्रिजनमेंट होती है, ये जेल होती है 6 महीने से लेके 7 साल तक की, या फिर फाइन भी हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं, ध्यान में रखेंगे। इम्प्रिजनमेंट और फाइन एक साथ भी हो सकता है। फाइन हो सकता है 500 रुपए से लेकर 10,000 तक का, और ये कम से कम 10,000 है, इससे ज़्यादा भी बढ़ सकता है फाइन। अगर कोई भी नेचर को यहाँ पे आप डिस्ट्रॉय करते हैं, डैमेज करते हैं, या कोई भी आप सीरियस ऑफेंस करते हैं, तो ये पेनाल्टीज और फाइन्स या फिर इम्प्रिजनमेंट अप्लाई होता है। वहीं हम देखें यहाँ पे कुर्की कर ली जाती है प्रॉपर्टी की। तो अगर कोई भी प्रॉपर्टी जो आपने इस तरीके के वाइल्ड लाइफ के इलीगल हंटिंग या ट्रेड से गेन की है, वो सारी प्रॉपर्टी को फॉरफीचर कुर्की कर लिया जाएगा उसका। और वहीं फाइन की बात करें तो फाइन में आता है कि अगर आपने जितनी प्रॉपर्टी आपने उस पर्टिकुलर एरिया से वाइल्ड एनिमल्स के कलेक्शन से गेन की है, वो तो जाएगी ही जाएगी। साथ में अगर आपने बेच दिया है और आपके जो भी प्रॉपर्टी है उसको भी जब्ती कर ली जाएगी, तो उसका भी इन ल्यू और फॉरफीचर हो जाएगा। तो ये सारा फाइन और फॉरफीचर भी पेनाल्टीज के थ्रू यहाँ पे इंडिविजुअल से लिया जाता है, जो इस एक्ट के अगेंस्ट या फिर इस एक्ट को अबॉलिश करने की कोशिश करता है। दैट्स ऑल अबाउट द वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1972।